पुस्तक का विमोचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यह पुस्तक लिखी गई है। कार्यक्रम में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको सीधे उसी कार्यक्रम में हम लिए चलते हैं जहां पर इस पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम है। लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। नई भाजपा के शिल्पकार इस पुस्तक का नाम है जिसका विमोचन होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यह पुस्तक लिखी गई है और भेंट स्वरूप उन्हें मंच पर दी भी गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। पुस्तक कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। और माननीय वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री कम से तो कोई अपने कार्यों। और बड़ी खबर, माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने दूसरे आरोपी सोनू को 5 साल की जेल और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जिस मामले में आज सजा हुई है वो 2010 का है। मुख्तार पर करंडा थाने में 2010 में गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था और केस के गैंग चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड, मीर हसन पर हमले के मामले को भी जोड़ा गया था। तो मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है। 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है एमपी एमएलए कोर्ट ने। करीब 14 साल पहले का यह मामला है। 2009 में मीर हसन की हत्या की कोशिश का केस मुख्तार अंसारी पर, जिसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत यह मामला दर्ज हुआ था। 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है और साथ ही 10 साल कैद की सजा भी कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सुनाई है। 14 साल पहले कपिल देव सिंह की हत्या से जुड़ा केस, जहां पर 2009 में मीर हसन की हत्या की कोशिश का केस, हत्या की कोशिश मामले में गैंगस्टर एक्ट मुख्तार अंसारी पर लगाया गया था। और बीजेपी इन दिनों उत्तर प्रदेश में तमाम चुनावी अभियान चला रही है, लेकिन इस अभियान से दूरी बनाने वाले माननीयों की भी अब रिपोर्ट तैयार हो रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं, आखिर विधायक और सांसद अब तक चुनावी मोड में क्यों नहीं आए? इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चौबीस के चुनावी चक्कर में अब टिकट पर टक्कर है। कुछ नए चेहरों को मौका मिलेगा, कुछ का टिकट कटेगा, क्योंकि अब उन सांसदों की एक बार फिर रिपोर्ट तैयार हो रही है जो बीजेपी के तमाम चुनावी अभियान से दूरी बना रहे हैं। साथ ही उन विधायकों की भी रिपोर्ट तैयार हो रही है जो अब तक ग्राउंड पर नहीं उतरे। यानी कि अब बीजेपी इन नेताओं पर एक्शन की तैयारी कर रही है। पार्टी ने सांसद विधायक की रिपोर्ट मांगी है। इंटरनल फीडबैक लिया जा रहा है। चुनावी अभियान में कौन कौन एक्टिव है, अभियान से दूरी बनाने की वजह क्या है, अपने संसदीय क्षेत्र में कब कब गए, ये वो तमाम सवाल हैं जिस पर प्रदेश नेतृत्व की नजर है और इसी आधार पर आगे की रणनीति भी तैयार होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तमाम जो चुनावी अभियान हैं उनको संचालित कर रही है। बीजेपी नेतृत्व को इस बात की जानकारी हुई कि इन तमाम चुनावी अभियानों में पार्टी के कई सांसद, विधायक और मंत्री नहीं पहुंच रहे हैं। पार्टी ने ऐसे माननीयों की सूची क्षेत्रीय अध्यक्षों से मांगी है। जल्द ही ये सूची पार्टी नेतृत्व को दी जाएगी। ऐसे में एक बात साफ है कि जो माननीय इन चुनावी अभियानों की बैठकों में या कार्यक्रमों में नहीं पहुंच रहे हैं उनको पार्टी नोटिस देकर स्पष्टीकरण भी मांगेगी। दरअसल बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक साथ कई अभियान चला रही है। क्षेत्रवार भी चुनावी अभियान के जरिए आम जनता से संवाद किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे माननीय हैं जिन्होंने अब तक इन अभियानों में योगदान नहीं दिया है। अवध क्षेत्र में अभियान से दूरी रही, मजबूती से अभियान में नहीं जुटे, पश्चिम और बुंदेलखंड में भी एक्टिव नहीं। सांसदों और कई विधायकों पर नजर। दरअसल इन क्षेत्रों के कुछ माननीय पार्टी अभियानों में यदाकदा मौजूद तो रहे, लेकिन कुछ पूरी तरह से नदारद रहे। अब उन्हीं सांसदों और विधायकों की लिस्ट तैयार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का
सशक्त मंडल सशक्त बूथ का अभियान है। हम वोट बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम बूथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जिसमें पार्टी के लोग लगे ही हैं। अभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय संगठन मंत्री ने दोनों लोगों ने क्षेत्रों में बैठकें की है और जनप्रतिनिधियों को भी, हमारे सभी सांसद विधायकों को जिम्मेदारी दी है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में इस काम को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग करेंगे और सबकी उपस्थिति और सबके सहयोग से ये काम हम मजबूती से सफल करें। ये सियासी एक्सरसाइज उस दिशा में भी है ताकि क्षेत्रवार पार्टी की रणनीति को मजबूत किया जा सके और उन सीटों पर भी पकड़ बनाई जा सके जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। और इसी को ध्यान में रखते हुए टीम बीजेपी अब माननीयों से स्पष्टीकरण मांगने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर भगवा लहराने के लिए बीजेपी अब ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है और उन 1,65,000 संगठनात्मक बूथ के साथ मंडलों पर भी नजर बनाए है जहां से क्लीन स्वीप के टारगेट को साधा जा सके। और इसके लिए पार्टी ने एक स्पेशल टीम तैयार की है जो इस अभियान को रफ्तार देने वाले हैं। आपको इस रिपोर्ट के जरिए बीजेपी की पूरी रणनीति समझाते हैं। बीजेपी का 24 वाला वॉर रूम तैयार हो चुका है। यूपी में 80 सीटों पर जीत का फॉर्मूला मिल गया है। बैक टू बैक दिल्ली से यूपी तक मंथन और चुनावी चिंतन, जिसमें बूथ को और मजबूत करने पर फोकस किया गया है। यूपी में बीजेपी के 1,65,000 संगठनात्मक बूथ हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में 1,430 के लगभग मंडल हैं। इतना ही नहीं, जिन बूथों पर 1200 से ज्यादा वोट हैं, वहां बीजेपी नए संगठनात्मक बूथों का गठन करने जा रही है। यानी कि बीजेपी अपने संगठनात्मक बूथों की संख्या बढ़ाने में लगी है। इसके लिए बीजेपी ने प्रदेश स्तर पर पदाधिकारियों की टीम तैनात की है और क्षेत्रीय टीम और जिले की टीम को सशक्त बूथ और सशक्त मंडल अभियान में लगाया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े बड़े शहर इस अभियान को और धार देने के लिए जमीन पर उतर गए हैं। सीएम योगी से लेकर भूपेंद्र चौधरी तक अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं और घर घर दस्तक देने के लिए कमर कस चुके हैं। मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी विशेष रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बूथ जीतो चुनाव जीतो के अभियान में जुटी हुई है। बीजेपी ने इसके लिए बाकायदा बूथ सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश स्तर पर कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम तैनात की गई है। क्षेत्रीय स्तर और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है बूथ सशक्तिकरण अभियान की। यही नहीं, सांसद और विधायक भी इस अभियान में जुटे हुए हैं। जिस बूथ मजबूत अभियान के तहत बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में डंका बजाया, 2019 के लोकसभा चुनाव में झंडा गाड़ा, उस बूथ मजबूत अभियान के तहत 24 के रण में भी बीजेपी दम दिखा रही है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को बूथ की जिम्मेदारी दी गई है। मंडल के साथ साथ बूथ पर भी फोकस है। बूथ एजेंट समेत सदस्यों की टीम तैयार है। बीजेपी ने बाकायदा जिला क्षेत्र और प्रदेश स्तर पर सशक्त बूथ और सशक्त मंगल अभियान की एक स्पेशल टीम भी तैनात की है जो इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ इकाई जो सबसे छोटी इकाई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो बूथ को मानता है। सब सर्वाधिक फोकस बूथ पे होता है और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता किसी न किसी बूथ का, किसी न किसी सेक्टर का, किसी न किसी मंडल का प्रभारी इसीलिए बनाया जाता है कि वह अपने बूथ से जुड़ा रहे। खैर, बीजेपी फिलहाल अपने तमाम बूथों को मजबूत करने पर फोकस कर रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर अपनी ही रणनीति तैयार कर रही है। ऐसे में 24 की राह पक्ष और विपक्ष के लिए इतनी भी आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
लखनऊ विकास प्राधिकरण 25,000 करोड़ के निवेश का प्लान बना रहा है। इसी को लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है। सेरेमनी से पहले आज एलडीए वीसी ने डेवलपर्स और निवेशकों के साथ एक बैठक की है और एलडीए के पास अब तक 61 परियोजनाओं के प्रस्ताव आ चुके हैं। इनमें हॉस्पिटल से लेकर होटल, स्कूल, कॉलेज के प्रस्ताव हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा हो जाने पर करीब 1.5 लाख लोगों को आवासीय सुविधा का लाभ मिल सकेगा। मंशा है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उस पे काम करते हुए एलडीए लगातार आगे बढ़ रहा है। और अभी पिछले जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें करीब 25,000 करोड़ से ऊपर के हमारे प्रोजेक्ट्स जो थे उनके साथ हम लोगों ने एमओयू किया था। और साथ ही साथ अब उनको ज़मीन धरातल पे उतारने के लिए हमारे पास करीब 12,000 करोड़ के 61 काम धरातल पे उतर चुके हैं, यानी काम प्रारंभ कर दिए गए हैं। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने पिछले 2 हफ्ते से इसमें और काम करना शुरू किया है। राजधानी लखनऊ में एलडीए के जरिए से 25,000 करोड़ के निवेश की संभावनाओं पर एक बार फिर से पुख्ता मुहर लग गई है। इन निवेश में 1.5 लाख लोगों को नया आशियाना मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को नर्सिंग होम, स्कूल, कॉलेज के प्लाट भी चाहिए, एलडीए उनको भी मुहैया कराएगा। जो सबसे खास और अहम बात है कि राजधानी लखनऊ में 7 से 10,000 रोजगार का सृजन होगा, जिसमें न सिर्फ लोगों को बेहतर जॉब सुविधाएं मिलेंगी बल्कि लोगों को पुख्ता जमीन के साथ जिंदगी जीने के लिए नया आशियाना भी मिलेगा। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता का कहना है कि आजम खान ने अखिलेश यादव के दबाव में ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मुलाकात नहीं की। एआईएमआईएम प्रवक्ता फरहान का कहना है कि इस घटनाक्रम से अकेले अजय राय नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का भी अपमान हुआ है। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि मुसलमानों को कहीं से किसी तरह की हमदर्दी मिल सके। मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। आजम खान साहब मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। ये तो आधा सच है। पूरा सच मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी अजय राय जी, पूरा सच ये है कि आजम खान साहब आपसे मिलना चाहते थे और आपसे मिलते भी वो, मगर समाजवादी पार्टी के मुखिया का मैसेज उन तक पहुँच चुका था आपके पहुँचने से पहले। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां उन पर लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर ये किताब लिखी गई है जिसका विमोचन हुआ है और उस कार्यक्रम में उपस्थित हैं खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम की लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। लखनऊ में ये कार्यक्रम हुआ है। अपने उद्गार व्यक्त करने की कृपा करें आप सबकी तालियों के बीच। नई भाजपा के शिल्पकार पुस्तक विमोचन के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, कृषि मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सूर्य प्रताप शाही जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी अन्य वरिष्ठ सहयोगीगण, मान्य विधायकगण, जो मूल पुस्तक है द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, इसके जो लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री अजय सिंह जी, और इस पुस्तक के जो अनुवादक हैं कि नई भाजपा के शिल्पकार श्री सुनील त्रिवेदी जी, प्रकाशक हैं प्रभात प्रकाशन के श्री प्रभात कुमार जी,
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी सुधीजन, उपस्थित महानुभाव, इस नई कृति के लिए मैं सबसे पहले श्री अजय सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देते हुए विमोचन के अवसर पर उनका और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टी की भूमिका क्या होनी चाहिए और पार्टी केवल एक संगठनात्मक ढांचा मात्र है या इससे इतर भी कुछ और, अगर ये सब देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कौशल को, जो पिछले 9-10 वर्षों के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में आज हम सबके सामने है, इसे आप देख सकते हैं। पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक दल दुनिया के अंदर तो है ही, लेकिन अपने संस्थापकों के द्वारा जिन मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखकर के स्थापित की गई थी, उन सब के संरक्षण के साथ साथ, उन सबको अंगीकार करने के साथ साथ, जो भी पार्टी के संस्थापकों ने जिन बातों का उल्लेख स्थापना कालखंड में की थी, सरकार बनने के बाद उनका प्रभावी क्रियान्वयन, यह दूसरा पक्ष भी। अक्सर क्या होता है राजनीतिज्ञों के बारे में, अविश्वास का एक नया दौर शुरू होता है और ये तब शुरू होता है जब कथनी और करनी में कोई समन्वय नहीं होता, आचार और विचार में समन्वय नहीं होता। जब व्यक्ति बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। सरकार बनने के पहले और सरकार बनने के बाद जब उसमें व्यापक अंतर देखने को मिलता है, तब वह विश्वास का प्रतीक बन जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जिस दौर में है, जो कहा वही किया और जो किया उतना ही बोला। यह भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज की भारतीय जनता पार्टी वही कहती है जो कर रही है, वही कर रही है जो बोलती है। कथनी और करनी में कोई भेद नहीं, आचार और विचार में कोई भेद नहीं। दूसरा, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र की जो सबसे सहज और सरल परिभाषा दी है, वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने दी थी। वह यानी लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री पद के लिए नामित होने पर मोदी जी ने पूरे देश के अंदर एक आह्वान किया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारत के वर्तमान शिल्पी, जो वर्तमान भारत है, इसके शिल्पी के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना के समय हर गांव से और हर परिवार से लौह संग्रह और वहां की पवित्र मिट्टी का संग्रह करने का एक विशेष अभियान चला था।
आज आप देखिए, जितना भी लोहा यानी खेत में काम करने वाला किसान हो या श्रमिक हो या कोई कारखाना हो, वहां से थोड़ा थोड़ा लोहा जो एकत्र हुआ था, इस एकत्रीकरण ने आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में स्थापित की है, सरदार सरोवर के तट पर। और केवल इन्हीं कार्यक्रमों में नहीं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे होना है, टेक्नोलॉजी किस रूप में प्रभावी हो सकती है, संगठनात्मक रूप में करना है तो ऑनलाइन सदस्यता के अभियान को आगे बढ़ाया। 18 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पास आज के दिन पर मौजूद हैं। और अगर इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है तो जनधन अकाउंट के माध्यम से दुनिया के अंदर पहला देश है जिसने हर गरीब का अपना बैंक का खाता खोल दिया। याद करिए, जब जनधन अकाउंट के लिए एक आह्वान हुआ था, बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये तो एक लोगों को जो है केवल एक ख्याली पुलाव खिलाने की बात हो सकती है। लेकिन जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान एक गरीब के खाते में पैसे देने की बात आई तो पैसा डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में पहुंच गया। उसको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं, उसके सामने किसी को चेक लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इतने बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हर गरीब तक पहुंचाने का कार्य हुआ, लेकिन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। दूसरा, भ्रष्टाचार पर प्रहार का एक कितना सशक्त माध्यम बना। आज हम सब इस बात को देख सकते हैं कि हम कोई पैसा यहां से भेजते हैं, देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बने, मकान का एक एक पाई गरीब के खाते में जाता है। 10 करोड़ गरीबों के शौचालय बने, एक एक पैसा उसके अकाउंट में चला जाता है। विकास की बड़ी से बड़ी परियोजना का लाभ किसी गरीब को देना है, पैसा सीधे उसके अकाउंट में पहुंचता है। लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ उस तक सीधे पहुंच रहा है, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं। टेक्नोलॉजी का उपयोग पार्टी के लिए भी और जनता के लिए भी कैसे हम बना सकते हैं, उपयोगी उसे बना सकते हैं, यह उदाहरण भी पहली बार देश के अंदर किसी ने प्रभावी ढंग से लागू किया। केवल योजना बनाना नहीं, अक्सर होता है बहुत सारे लोग योजनाएं बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आइडिया ही नहीं होते, लेकिन यहां तो आइडिया भी मोदी जी के अपने हैं। उनके योजनाओं, उसको योजना का एक स्वरूप देना, यह भी मोदी जी का है, और फिर प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन होना भी, यह पक्ष भी हम प्रभावी रूप से देख सकते हैं। और भाइयों बहनों, अगर हम इस सब बातों को देखते हैं कि आज जो नई भाजपा हम सबके सामने है, पूरे देश में विस्तार है, सबसे बड़ी संस्था के साथ साथ अपने एक बेहतरीन संगठनात्मक ढांचे के साथ में अपने मूल्यों और आदर्शों के लिए कार्य कर रही है। वे सभी मुद्दे, अक्सर हम इन चीजों को देखते थे जिन मुद्दों पर अक्सर हमारी खिंचाई होती थी। 2014 के पहले अक्सर ये मुद्दे चलते थे। हम लोग जब जाते थे तो लोग बोलते थे राम मंदिर के बारे में क्या होने जा रहा है। एक बात अक्सर पूछा जाता था, हम बोलते थे भाई आने दीजिए, कोर्ट में मामला है, समाधान होगा। तो अगर हम लोग कोई नारा उस समय दे देते थे तो उसके साथ ही एक नई लाइन दूसरी तरफ से और उभरती थी। लेकिन आज इस पे कोई प्रश्न नहीं कर सकता। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का पूरी तरह समाधान ही नहीं हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने आकर के सभी जो भी आशंकाएं थी और जो जनता की आकांक्षाएं थी, देखिए दोनों को समाधान का रास्ता दिया, स्वयं आकर के शिलान्यास भी किया, और अब 22 जनवरी 2024 को स्वयं आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर में रामलला को विराजमान भी कराने जा रहे हैं। यानी बोला ही नहीं, मोदी जी ने 14 में
श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे को अपने इलेक्शन एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया, 2019 में भी नहीं बनाया। 19 में एक लाइन थी कि हम संविधान के दायरे में रहकर के समस्या का समाधान करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर के समाधान का रास्ता निकालेंगे और संविधान के दायरे में रहकर के समस्या का सर्वसम्मत समाधान हो सकता है। यह श्री राम जन्मभूमि की 500 वर्षों से चले आ रहे एक ऐसे विवाद को, जिसको लोग असंभव कहते थे, उसको उन्होंने संभव करके दिखाया है। और आज पूरे देश में कोई विवाद नहीं, इसका सौहार्दपूर्ण तरीके से संवाद बना करके बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत का उपयोग अगर किसी ने प्रभावी ढंग से किया है, वह मोदी जी ने करके दिखाया। ये बहुत सारी चीजें थी और मैं कह सकता हूं केवल न्यू बीजेपी ही नहीं, बल्कि